हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर पेपर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूनिट 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है न्यूमन फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर लूप, जिसे हम जनरल एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आखिरकार सेल्फ इंडक्शन क्या होती है। सेल्फ इंडक्शन जो है वो एक सिंगल कॉइल की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण कॉइल में हम करंट को चेंज करके उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस करवा सकते हैं, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उस चेंज इन करंट को अपोज करती है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। और साथ के साथ हमने बात करी थी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की, और हमने वहां पर देखा था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है कॉइल का, वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइल पर डिपेंड करता है। जो हमारा आज का टॉपिक है न्यूमन फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर लूप, इसमें हमें जो फॉर्मूला मिलेगा लास्ट में, उस फॉर्मूला में हमें ये दिखाई देगा कि जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है कैपिटल एल, वो वाकई में ही ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ करंट कैरिंग वायर लूप पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, न्यूमन फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए या फिर जनरल एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को डिराइव करने के लिए हम यहाँ पर एक वायर लूप कंसिडर करेंगे, जो कि एक आर्बिट्रेरी शेप का हमने वायर लूप कंसिडर किया है। इस वायर लूप को हमने नाम दिया है सी, और ये जो वायर लूप है ये एस एरिया जो है वो अपने में एनक्लोज कर रहा है। ये एरिया जो है वो एस के बराबर है। यहाँ पर हम एक सेल लगाएंगे, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर है, तो यहाँ पर करंट जो है वायर लूप में कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। न्यूमन फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वायर लूप के दो आर्बिट्रेरी लेंथ एलिमेंट्स कंसिडर करने होंगे। ये है हमारा पहला लेंथ एलिमेंट, जिसे हम DL1 वेक्टर से डिनोट करेंगे, और ये है हमारे पास दूसरा लेंथ एलिमेंट DL2 वेक्टर। और आप जानते हैं कि जब भी हम किसी लेंथ एलिमेंट DL वेक्टर को करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, तो यहां पर जो करंट एलिमेंट होगा वो होगा हमारे पास IDL1 वेक्टर, और यहां पर जो हमारे पास करंट एलिमेंट होगा वो होगा हमारे पास IDL2 वेक्टर। ये जो हमने लेंथ एलिमेंट कंसिडर किए हैं, तो जो इनकी डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन में होगी। तो हमने यहाँ पर जो एरो लगाया है वो करंट की डायरेक्शन में लगाया है, और यहाँ पर भी जो हमने एरो लगाया है वो करंट की डायरेक्शन में लगाया है, क्योंकि करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है इस लूप में। और एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि इन दोनों लेंथ एलिमेंट्स के बीच का जो वेक्टोरियल डिस्टेंस है वो आर वेक्टर है। तो इस डायग्राम की हेल्प से हमें इस करंट कैरिंग वायर लूप का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का एक फॉर्मूला डिराइव करना है, और वहां से हम देख पाएंगे कि जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है इस करंट कैरिंग वायर लूप का, वो इस वायर लूप की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम आपको एग्जाम में ये बनाना है। आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। Consider a wire loop C through which current I is flowing as shown in figure। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वायर लूप कंसिडर करेंगे C, जिसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। कंसिडर टू एलिमेंट्री लेंथ एलिमेंट DL1 वेक्टर एंड DL2 वेक्टर ऑफ द लूप व्हिच आर सेपरेटेड बाय वेक्टोरियल डिस्टेंस R वेक्टर। तो हम इस करंट कैरिंग वायर लूप के दो लेंथ एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे। पहला लेंथ एलिमेंट होगा DL1 वेक्टर और दूसरा लेंथ एलिमेंट होगा DL2 वेक्टर, और इन दोनों लेंथ एलिमेंट्स के बीच का जो वेक्टोरियल डिस्टेंस होगा वो R वेक्टर होगा। Using Biot-Savart's law, we can express magnetic field B vector produced by current element IDL1 vector at the location of DL2 vector। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी पॉइंट पर किसी छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो वहां पर हम बायट-सावर्ट लॉ का यूज करते हैं। बायट-सावर्ट लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। तो ये जो हमारे पास स्मॉल करंट एलिमेंट है,
ये लेंथ एलिमेंट है dl1 वेक्टर, इसे अगर हम i से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये करंट एलिमेंट कहलाया जाता है। तो इस करंट एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो कि r डिस्टेंस पर होगा, वहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो बायट-सावर्ट लॉ से हम देखते हैं। वो हमारे पास फॉर्मूला होता है b वेक्टर इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ओवर लाइन इंटीग्रल i dl1 वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय r क्यूब। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ये हमारे पास होगा मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन। कौन सी लोकेशन पर? वो लोकेशन जो कि इस करंट एलिमेंट से r वेक्टर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। तो इस करंट एलिमेंट के कारण इतने डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर b वेक्टर, उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो k है वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट यहाँ पर एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड तो इतना होगा। तो यहाँ पर इस करंट कैरिंग वायर लूप के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विद द लूप इज फाई इज इक्वल टू, हमें पता है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है हमारे पास सरफेस इंटीग्रल b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल करते हैं तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाता है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर s जो है वो इस सरफेस का एरिया है जो ये करंट लूप जो है वो बाउंड कर रहा है, और यहाँ पर जो ds है वो इस सरफेस का छोटा सा एरिया एलिमेंट है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे वेयर s इज द एरिया ऑफ सरफेस बाउंडेड बाय द लूप c एंड ds इज द एलिमेंट्री एरिया। ये लूप c जो है वो s एरिया बाउंड कर रहा है, और उस s एरिया का एक छोटा सा पार्ट जो है, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया जो है वो हमने यहाँ पर ds कंसिडर किया है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस b वेक्टर की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 इन 2 वी गेट फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पर आप s लगा दीजिए, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाएंगे, b वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे पूरी की पूरी एज इट इज k लाइन इंटीग्रल i dl1 वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय r क्यूब, साथ में आपके पास है डॉट ds वेक्टर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे जो कि वेक्टर कैलकुलस में बहुत जगह यूज होती है। ग्रेडियंट ऑफ 1 बाय r जो है वो होता है हमारे पास माइनस r वेक्टर बाय r क्यूब के। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए r वेक्टर बाय r क्यूब की। तो हम क्या करते हैं, इस माइनस साइन को इधर भेज देते हैं। तो r वेक्टर बाय r क्यूब की वैल्यू आ जाएगी माइनस डेल 1 बाय r। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर r वेक्टर बाय r क्यूब की जगह पर माइनस डेल 1 बाय r पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 इन 3 वी गेट, आपको मिलेगा फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पर आप s लगा दीजिए, साथ में k इंटीग्रेशन ओवर लाइन इंटीग्रल i dl1 वेक्टर क्रॉस की जगह यहाँ पर आ जाएगा r वेक्टर बाय r क्यूब की जगह पर आ जाएगा माइनस डेल 1 बाय r डॉट ds वेक्टर। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, इस माइनस साइन को यहाँ से हटाकर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगा सकते हैं एक और ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर माइनस साइन लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। अब हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, a क्रॉस b जो है वो माइनस b क्रॉस a के बराबर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल 1 बाय r क्रॉस i dl वेक्टर लिख सकते हैं, और माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास फाई इज इक्वल टू के, हम बाहर ले लेंगे यहाँ से सरफेस इंटीग्रल s लाइन इंटीग्रल, साथ में हमारे पास डेल 1 बाय r क्रॉस i dl1 वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये हमारे पास होगी फिफ्थ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको रिवर्स करके लिख दिया है। a क्रॉस b वेक्टर को हमने माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर लिख दिया है। जो माइनस साइन आया था माइनस माइनस उसको प्लस कर गया यहाँ पर, और k को हमने बाहर ले लिया है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो इसे मॉडिफाई करने के लिए हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, डेल क्रॉस फाई ए वेक्टर। ये हमारे पास होता है डेल फाई क्रॉस ए वेक्टर प्लस फाई डेल क्रॉस ए वेक्टर, जहां पर फाई जो है वो स्केलर फंक्शन है और ए जो है वो वेक्टर फंक्शन है। तो यहाँ पर फाई की जगह पर हम ले लेते हैं 1 बाय r, और ए वेक्टर की जगह पर ले लेते हैं हम i dl
वन वेक्टर। तो आपको क्या मिलेगा अगर आप इस आइडेंटिटी में फाई की जगह पर 1/r पुट कर दें और ए वेक्टर की जगह पर IDL1 वेक्टर पुट कर दें, तो आपको मिलेगा डेल क्रॉस 1/r IDL1 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डेल फाई की जगह 1/r रख दो, क्रॉस ए वेक्टर की जगह IDL1 वेक्टर रख दो, प्लस फाई की जगह 1/r रख दो, डेल क्रॉस ए की जगह IDL1 वेक्टर रख दो। तो स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी यूज करके आपको ये मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डेल क्रॉस IDL1 वेक्टर, ये हमारे पास करंट एलिमेंट है और ये हमारे पास डेल ऑपरेटर है। डेल ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। तो डेल ऑपरेटर जो है वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, जबकि जो हमारा करंट एलिमेंट है ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इस करंट एलिमेंट का कर्ल जो है मींस डेल क्रॉस जो है वो 0 होगा। डेल क्रॉस IDL1 वेक्टर जो है वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि करंट एलिमेंट जो है वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आप इसका कर्ल निकालेंगे तो वो हमेशा 0 निकल के आएगा। तो इसकी जगह पर हम 0 पुट कर देते हैं तो आपको मिलेगा ये टर्म आपके आ जाएगी डेल क्रॉस, इसे हम लिख सकते हैं IDL1 वेक्टर बाय r, इस तरह से लिख सकते हैं इस टर्म को, इज इक्वल टू डेल 1/r क्रॉस IDL1 वेक्टर प्लस 1/r, और यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। ये हमारी 6th इक्वेशन होगी। 1/r इंटू 0 जो है वो 0 हो जाएगा, तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास 6th इक्वेशन होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स डेल 1/r क्रॉस IDL1 वेक्टर जो हमारे पास यहाँ पर था उसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, डेल क्रॉस IDL1 वेक्टर बाय r निकल के आई है। तो 6th इक्वेशन से इसकी वैल्यू उठाकर ये यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 6 in 5 वी गेट फाई इज इक्वल टू k सरफेस इंटीग्रल s लाइन इंटीग्रल, इसकी जगह पर हम पुट करेंगे डेल क्रॉस IDL वेक्टर बाय r डॉट ds वेक्टर। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल को बाहर ले लेते हैं और सरफेस इंटीग्रल को अंदर ले जाते हैं। फाई इज इक्वल टू k, लाइन इंटीग्रल को हमने बाहर ले लिया, सरफेस इंटीग्रल को हम अंदर ले गए, डेल क्रॉस IDL1 वेक्टर बाय r डॉट ds वेक्टर, ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, ये सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। स्टोक्स थ्योरम की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर ओवर अ क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड दैट इज ए वेक्टर। और ये लाइन इंटीग्रल जो है कौन सी बाउंड्री पर होगा, जो ये सरफेस एस एनक्लोज करेगा। ये सरफेस एस जो है वो सी बाउंड्री एनक्लोज कर रहा है। तो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन के नीचे सी भी लगा सकते हैं, और सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पर सी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने कहीं भी लाइन इंटीग्रल के नीचे सी नहीं लिखा है। तो यहाँ पर ये हमारे पास स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशन होती है। स्टोक्स थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास वेक्टर क्या है, ए वेक्टर की जगह यहाँ पर ये है। अब देखिए स्टूडेंट्स IDL1 वेक्टर तो एक वेक्टर फंक्शन है, r जो है वो स्केलर फंक्शन है। अगर आप किसी वेक्टर फंक्शन को r स्केलर फंक्शन से डिवाइड करते हैं तो वो भी वो वेक्टर फंक्शन निकल के आता है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हम क्या करते हैं, इस a वेक्टर की जगह पर यहाँ पर और यहाँ पर IDL1 वेक्टर बाय r पुट कर देते हैं। तो आपको मिलेगा सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ए वेक्टर की जगह हम पुट कर रहे हैं IDL1 वेक्टर बाय r डॉट साथ में है ds वेक्टर इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ए वेक्टर की जगह पर हम पुट कर रहे हैं IDL1 वेक्टर बाय r डॉट, अब यहाँ पर dl वेक्टर था, यहाँ पर हम कौन सा लेंथ एलिमेंट लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम dl1 वेक्टर ऑलरेडी ले चुके हैं इस करंट एलिमेंट में। तो यहाँ पर हम जो dl वेक्टर लेंगे वो कौन सा लेंथ एलिमेंट लेंगे, जो हमारा सेकंड लेंथ एलिमेंट है इस करंट लूप का वो लेंगे। तो इस dl वेक्टर की जगह आप dl2 वेक्टर लिखेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको दो सेम लेंथ एलिमेंट्स नहीं लेने हैं। यहाँ पर dl1 वेक्टर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर जो आपको ये लेंथ एलिमेंट लेना है ये आपको सेकंड लेंथ एलिमेंट लेना होगा dl2 वेक्टर, ये आपकी 8th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी 7th इक्वेशन में, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपको। तो इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, ये पुट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 8 in 7 वी गेट फाई इज इक्वल टू k लाइन इंटीग्रल बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, इसकी जगह पर हम पुट कर रहे हैं इस पूरे की जगह पर। आप चाहें तो इस ब्रैकेट को जो आपने लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल एक्सचेंज किया था तो इसको उठाकर आप यहाँ पर लगा दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा।
इस पूरे की जगह पर आप ये पुट कर रहे हैं तो लाइन इंटीग्रल आई dl1 वेक्टर बाय आर डॉट dl2 वेक्टर आ जाएगा। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि फाई जो है वो एल आई के बराबर होता है, जहां पर एल जो है वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है कॉइल का। तो इस फाई की जगह पर हम एल आई लिख देंगे इज इक्वल टू, यहां से हम आई बाहर ले लेंगे के आई लाइन इंटीग्रल ये वाला लाइन इंटीग्रल dl1 वेक्टर साथ में dl2 वेक्टर डॉट में नीचे आर आ जाएगा। तो इस i से i जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि थी म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो l की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई डबल लाइन इंटीग्रल dl1 वेक्टर डॉट dl2 वेक्टर बाय r। एक लाइन इंटीग्रल dl1 वेक्टर के लिए है और दूसरा लाइन इंटीग्रल dl2 वेक्टर के लिए है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगी 9th इक्वेशन। ये है हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसी को हम न्यूमैन फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर लूप भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला में जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो dl1 वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है, dl2 वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है, r पर डिपेंड कर रहा है और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस पर डिपेंड कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वायर लूप पर डिपेंड करता है, क्योंकि R जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका वायर लूप कैसा है, dl1 वेक्टर dl2 वेक्टर जो है इस वायर लूप के लेंथ एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है अकॉर्डिंग टू न्यूमैन फॉर्मूला वो डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ करंट कैरिंग वायर लूप के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर।